हम आकाशवाणी बेंगलुरु से बोल रहे हैं। उर्दू प्रोग्राम कहकशां। कहकशां प्रोग्राम सुनने वाले सभी सामीन को हमारा खुलूस भरा आदाब। सामीन कराम, इस खुसूसी प्रोग्राम में तैयार हो जाएं एक निहायत अहम मौजू पर गुफ्तगू सुनने के लिए, असातिज़ा, टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस पस मंजर में तलबा की रहनुमाई और दरपेश चैलेंजेस। ये एक ऐसा मौजू है जो हमारे तालीमी मुस्तकबिल और समाजी इर्तिखा दोनों से जुड़ा हुआ है। गुफ्तगू के लिए हमारे मौजूद मेहमान हैं प्रोफेसर सलमा बेगम साहिबा, मुमताज माहिर तालीम और अदीबा। आप कई दहाइयों से तदरीस और अदबी खिदमात के जरिए तलबा की रहनुमाई और समाजी शऊर उजागर करने में सरगर्म हैं। सबिहा, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे यहाँ बुलाया। हमारे साथ मौजूद हैं एक और मेहमान जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एंथुसियास्ट, जो नई टेक्नोलॉजी के रुझानात और उनके असरात पर गहरी नजर रखते हैं। अमली मैदान में एआई के मुख्तलिफ पहलुओं पर काम करने का वसी तजुर्बा भी रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबिया मुझे इस गुफ्तगू में शामिल करने के लिए। आप दोनों मेहमानान का इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। सामीन, आप तो जानते ही हैं कि एआई अब सिर्फ साई-फाई चीज नहीं रही। ये हमारे फोन्स, क्लासरूम्स और हर लिहाज से हमें अपग्रेड कर रहा है। हम बार बार एक ही सवाल पूछते हैं कि क्या एआई हमें रिप्लेस कर देगा, मगर असल सवाल ये होना चाहिए कि हम इसके साथ साथ कैसे चलें, ये भूले बगैर कि हम इंसान भी हैं। चाहे चैट बोर्ड्स हों या स्मार्ट क्लासरूम्स, एआई हर जगह है। लेकिन क्या हम इस सफर के लिए तैयार हैं या बस स्क्रॉल किए जा रहे हैं? इस पैनल को एक ह्यूमन एआई जीपीएस समझ लें। यूसुफ हमें टेक्नोलॉजी का नक्शा दिखाएंगे और सलमा मैम तालीम में राइट टर्न लेना सिखाएंगी। यूसुफ, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी। एआई सुनने में बड़ा फैंसी लगता है, मगर ये आम सॉफ्टवेयर से कैसे अलग है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका मतलब ये है कि जो आपकी इंटेलिजेंस है वो आर्टिफिशियल है, लेकिन उसके अलावा भी ये जो इंटेलिजेंस है कैसे एक इंसानी दिमाग से या उसकी सोच से कैसे अलग हो सकता है। जैसे आपने पूछा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपको कब से लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने कब से सुनना शुरू किया? ये जो लफ्ज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपने कब से सुनना शुरू किया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत कॉमनली हम 4-5 साल से पोस्ट कोविड सुन रहे हैं। तो और आप मैम, सलमा मैम? हाँ, मैं भी लगभग उसी अरसे से सुन रही हूँ। हाँ। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये सिर्फ ये 4-5 सालों से नहीं है, 1956 से है, एग्जिस्टेंस में है। लेकिन इसका जो एक नाम, दिखना और ये सब जानना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई चीज है 2020 में कोविड के बाद से शुरू हुआ, जब एक ओपन आई नाम की कंपनी ने चैट जीपीटी बनाया। तो 1956 में चलते हैं पहले कि कहां से इसकी शुरुआत हुई। एलन ट्यूरिंग नाम के एक मैथमेटिशियन थे और एक कंप्यूटर एंथुसियास्ट भी थे जो इन चीजों पे साइंटिफिकली काम करते थे। तो उस वक्त में उन्होंने ये सोचा कि मशीन सोच सकता है क्या, कि मशीन में हम बटन दबाते हैं तो एक मशीन चलती है और एक काम करती है, लेकिन ये खुद से सोच सकती है क्या कोई भी चीज। तो उस वक्त में उनके गुजरने के 2 साल बाद एक कॉन्फ्रेंस रखी गई कॉलेज में, और वहां पे बहुत सारे ऐसे एंथुसियास्ट को बुलाया गया जो कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट रखते थे। तो उसके बाद जब वो आए वहां पे ये टर्म मशहूर हुआ या नाम बैठ गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके है। सो इससे पहले जैसे हमने बहुत टाइम से ही हम देखते आ रहे हैं कि गूगल सर्च है, गूगल मैप्स है जो हम यूज कर रहे हैं, तो इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, लेकिन वो दिख नहीं रहा था हमें। आप ये सोच सकते हो कि जहां अगर कहीं पे मुझे जाना है, एक जगह से दूसरी जगह पे मुझे जाना है, तो हम गूगल मैप्स में डालते हैं, ऑटोमेटिकली हमें वो रास्ते दिखाता है। क्यों? क्योंकि उससे कोई एक नॉलेज फीड की हुई है। जैसे आप देखे होंगे कि एक गूगल का एक गाड़ी हर गली गली में पहुंच के फोटोज निकाल रहा है। वो क्यों निकाल रहा है? क्योंकि वो फोटोज को फीड करना होता है एक मशीन में। तो इससे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1956 में कॉइन होने से पहले मशीन थिंकिंग करके उसको बोला जाता था, क्या एक मशीन सोच सकता है क्या। लेकिन उसके बाद ये कॉन्फ्रेंस के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम आया। 2020 में कोविड होने के बाद जब चैट जीपीटी आया तो ये ऐसे फैल गया। दौर भी मोबाइल का था, तो उसी तरह से लोगों तक ये बहुत जल्दी पहुंच गया, और तब जाके ये नाम बहुत फेमस हो गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके कोई चीज है। लेकिन ये बहुत पहले से ही है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पहले बैठ के कोई भी एक टास्क को कोडिंग करते थे, और वो कोडिंग के हिसाब से एक मशीन आपको चीजें बनाती थी। जैसे आप कोई यूपीआई ले लीजिए,
जब आप स्कैन करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो एक स्कैनर आपको एक अमाउंट डालने के लिए एक विंडो ओपन कर देता है, आप अमाउंट डालते हैं, फिर वो प्रोसेस करता है। तो यहाँ पे तो कोई एक आदमी बैठ के नहीं काम कर रहा है, कहीं ना कहीं कोई चीज ऑटोमेटिकली हो रही है। तो ये चीजें फीड की गई हैं, तो वो कोडिंग के जरिए से होती थी। अभी क्या हो गया है कि जैसे जैसे अभी जमाना आगे बढ़ता गया तो मशीन लर्निंग को कोडिंग के हिसाब से नहीं चल रही है, कोडिंग मशीन को ही कोडिंग सिखाई जा रही है। तो इंसान पहले बैठ के कोडिंग करते थे और एक प्रोसेस और एक टास्क चलता था, लेकिन अभी मशीन को ऐसा बना दिया गया है कि वो कोडिंग सीख रहा है। इसको बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क। एक ऐसी ताकत मशीन को देना कि वो खुद से सोच सके कि अगर मेरे सामने ये टास्क आया है तो मैं इसे कैसे फॉलो करूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 3 वर्ड्स में मैं डिवाइड करता हूं, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। पहला तो है डेटा, सेकेंड है एल्गोरिदम, तीसरा है आपका कंप्यूटिंग पावर। डेटा आपके पास जब होता है तो वो डेटा को प्रोसेस करता है, सीखता है कि आपके पास क्या क्या डेटा है और उस डेटा से मुझे क्या करना है। तो जो क्या करना है, जो प्रोसेस जो आप मशीन को सिखाते हो, उसे कहते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम अपने हिसाब से जो सीखा है उसे उस डेटा को लेके प्रोसेस करता है, और उस प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटिंग पावर चाहिए जो आपका एप्लीकेशन लेता है। तो इसके बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं जो समंदर में डाले गए हैं। अगर आप गूगल भी सर्च करेंगे, गूगल सर्च बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस है। क्यों? बिकॉज इट गेट्स नैरोड डाउन। हम बोलते हैं ना कि आप जो सर्च मारते हो गूगल उसी को निकाल के वही दिखाता है जो वेब में फीड किया गया है, बहुत नैरो वे में, एक छोटे इसमें ना वो डिवाइड करके आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता है, लेकिन उसके अलावा सोच नहीं सकता। लेकिन वही चीज अगर जब आप चैट जीपीटी में जाते हो तो आप बोलते हो कि चैट जीपीटी मुझे बताना कि ये चीज कैसे है, तो वो आपको एक ह्यूमनली फॉर्म में बोलता है कि भाई गूगल में सर्च मारा आपने किसी चीज के बारे में, वो उतना ही इन्फॉर्मेशन देता है जो फीड किया गया है। चैट जीपीटी में एक और चीज फीड की गई है बस इस डेटा के साथ कि तुम्हें ये कैसे बोलना है, तो बस वो उसी तरीके से बोलेगा। आज भी अगर आप चैट जीपीटी में कोई एक स्टोरी डालना और इसे बोलना है कि चैट जीपीटी मुझे ये बताना है कि अगर अर्नब के स्टाइल में या रवीश कुमार के स्टाइल में या जो भी फेमस एंकर्स हैं उनके स्टाइल में अगर तुम ये स्टोरी को बोलोगे तो कैसे बोलोगे। वो क्या करता है, अर्नब गोस्वामी के बारे में जितना भी कुछ फीड किया गया है, अच्छा या बुरा, जो भी इंटरनेट पे फैला हुआ है, जो भी पढ़ा हुआ है उनके बारे में, उस चीज को लेता है और समझता है कि अर्नब शायद इस वर्ड पे चिल्लाते हैं, शायद इस वर्ड पे वो ऐसे तरीके से सोचते हैं, तो उसी तरीके से आपको स्क्रिप्ट जनरेट करके देगा। जिस तरह से चैट जीपीटी को एक क्षमता दी गई है कि कैसे सोचना है, तो वो सोच को ही हम बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं इनके जरिए से उसे फीड किया जाता है कि ऐसे सीखना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नथिंग बट डेटा लिया, एक पैटर्न को सीखा एल्गोरिदम के जरिए से और इसको आपको आउटपुट प्रेजेंट बस। जबरदस्त, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया। सलमा मैम, आपकी तरफ मैं आती हूँ कि तलबा को कैसे तैयार करें इस मुस्तकबिल के लिए जहाँ इंसान और एआई साथ साथ काम करें। एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा हो रहा है और भी इसकी जो पहुंच है, जो रीच कह सकते हैं, वो और भी वसी होने वाली है। और इसका सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो असर पड़ेगा वो हमारे तलबा और तालिबान पर ही पड़ेगा। यूं होता है कि जैसे स्कूल्स में, कॉलेजेस में अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस करना चाहें या अपने कोर्सेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ना चाहें, तो सबसे पहले ये बहुत जरूरी होता है कि चैट बॉक्स को समझें और एआई की जो इल्म है उसको जानें। ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि हमें स्किल और नॉलेज, इल्म और जो सलाहियतें हैं एआई के साथ जुड़ी हुई, वो सबसे पहले उनको सीखना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। और उसके बाद जो है हम किस मकसद से एआई का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तालीम के हल्के में असातिज़ा और तुलबा को लेते हुए, तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें एआई का मकसद क्या है जो हमें इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लाना चाहते हैं। तीसरा ये है कि हमें स्किल्स को, अपनी सलाहियतों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बैलेंस करना चाहिए और स्टूडेंट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक सप्लीमेंट की तरह यूज करने चाहिए, ना कि उसको ही मेन सोर्स ऑफ नॉलेज या एजुकेशन बनाया जाए, ये नहीं। और इसके साथ साथ बहुत जरूरी ये बातें भी हैं कि स्टूडेंट्स, तुलबा को एथिक्स और इंटीग्रिटी के बारे में तालीम दी जाए, क्योंकि ये एक ऐसा इल्म है जो किसी भी तरह यूज किया जा सकता है। इसके फायदे भी बहुत हैं और इसमें बहुत ज्यादा खतरात भी हैं। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि एथिक्स क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, इसको मॉनिटर किस तरह किया जाए। और आखिर में मैं ये कहूंगी कि इसके बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में
कंटिन्यूअस लर्निंग बहुत जरूरी होती है, क्योंकि ये तो जो बदलाव आ रहा है ये तो चलेगा न सिर्फ चलेगा बल्कि और ज्यादा होगा, वसी होगा। तो इसकी वसअत के लिहाज से हम जो बच्चों के साथ काम कर रहे हैं और जो तालीमी इदारों में काम कर रहे हैं, तो दोनों को चाहिए कि इसका इल्म कंटिन्यूअस मतलब ये जारी रहे, क्योंकि बदलाव इतना होगा कि अगर हम थोड़ी भी चूक कर लें या फिर थोड़ा भी पीछे रह जाएं तो पीछे रह जाने का अंदेशा रहता है। इसलिए हम जब ह्यूमन लोगों के साथ काम कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि हम इस बात को अच्छी तरह से समझें। और एक बात बहुत जरूरी मैं ये भी कहना चाहूंगी, इंसानी सलाहियतों को तरजीह बहुत देनी चाहिए। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो तालीम दे रहे हैं, इसमें इंसानी सलाहियतों को हमेशा तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि इंसानी सलाहियतें हमेशा आला और अव्वल दर्जे की रही हैं और रहेंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक जरिया है, ये किसी तरह भी इंसानी सलाहियतों की जगह नहीं ले सकता या अक्ल की जगह नहीं ले सकता। बहुत खूब मैम। यूसुफ, मैं आपसे एक सवाल करूंगी कि हर ऐप जो है AI पावर दिखाते हैं आजकल, तो मगर असल में AI के बुनियादी अज्जा क्या हैं, मैं इसको समझना चाहती हूँ आपके थ्रू। देखिए, अभी जैसे आपने बोला कि AI पावर्ड बहुत सारी चीजों में आया होता है। जैसे अभी आप CCTV ले लो, कॉमन CCTV होता है। अभी भी जो नए नए CCTVs आ रहे हैं उसमें लिखा होता है AI पावर्ड। वो क्यों लिखा होता है? क्योंकि ऐसा उस CCTV के एप्लीकेशन में या CCTV के प्रोसेस में इस तरह से डेटा फीड किया गया होता है कि देखो भाई, अगर आपके CCTV कैमरा लगा हुआ है, अगर आपको बिल्ली जैसी कोई शक्ल दिखे तो तुम्हें मुझे अलार्म करना है या नहीं करना है। कोई इंसानी आदमी अगर आपके सामने आया तो उसके सामने ऐसा डेटा फीड किया होता है कि जो इमेजेस के थ्रू हो या वेट के थ्रू हो या फर अगर जिस्म के ऊपर है बिल्ली के, तो ये सब डेटा उसे फीड किया गया होता है कि ये डाल के कि CCTV अगर जब वो चल रहा होता है तो अगर ऐसा ऑब्जेक्ट उसके सामने आए तो वो देख सके कि डिफ्रेंशिएट कर सके कि ये एक एनिमल है, ये एक आदमी है और ये दूसरा कोई एक ऑब्जेक्ट है जो उसके सामने आया है। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट डेटा उसमें फीड किया गया, उसी को वो बोलते हैं AI पावर्ड। जब आपने CCTV में देखते हो तो कोई एक आदमी आया तो उसके अंदर एक और ऑप्शन होता है कि आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स के इमेजेस भी वो लेता है और वो फीड इन कर लेता है कि समझ लो मैं घर पे नहीं हूँ, इस आदमी के अलावा कोई और फेस वाला आदमी दिखे आपको के एल्गोरिदम से मैच नहीं कर रहा है तो तुम मुझे अलार्म करोगे। एक प्रोसेस सिखा दिया गया होता है उस CCTV को। लेकिन उसके अलावा समझ लो बैल आ गया तो बैल को वो डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकता क्योंकि उसे वो फीड करना होता है। तो क्या करते हैं, कैटेगरी बना देते हैं कि 4 पैर वाला जो होता है वो एनिमल इसमें आता है। जब भी तुम्हें कोई 4 पैर वाला कोई ऑब्जेक्ट दिखे जो ऐसा आ रहा है तो समझ लेना कि वो एनिमल कैटेगरी में आता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह से उसे AI पावर्ड करके वो बोल देते हैं ताकि वो डिवाइड कर सके। वरना क्या होता है कि अगर आप उसके अंदर AI अगर आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो आपके CCTV वगैरह और आपने ये डिफरेंशिएट नहीं किया या फिर आपने वो डेटा उसे नहीं सिखाया या फीडिंग नहीं किया कि बिल्ली अगर आए तो तुम्हें अलार्म करना है या नहीं करना है, आदमी अगर दिखे तो अलार्म करना है नहीं करना है, या स्पेसिफिक आदमी दिखे तो अलार्म करना है या नहीं करना है, तो क्या होगा, कोई भी बिल्ली आ जाए, कुत्ता आ जाए, बैल आ जाए, आदमी आ जाए, वो अलार्म करते ही रहेगा। आपके फोन पे बजता ही रहेगा या फिर उसमें जो स्पीकर लगा है वो बजता रहेगा। तो ये जो डेटा फीडिंग करना होता है ना, जब तक ये फीड नहीं करेंगे तब तक वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। अगर इन्होंने ये डेटा फीड कर लिया है तो उसी को वो स्मार्ट बना दिए हैं। तो उसी तरह से उसे AI पावर्ड कहते हैं। जैसे आप अभी देख सकते हो कि हॉस्पिटल में भी बहुत सारे, आपने ये भी देखे होंगे सोशल मीडिया पे वीडियोस देखे होंगे कि डॉक्टर कहीं और थे लेकिन मशीन के थ्रू उन्होंने ऑपरेशन किया। सो दैट इज हाउ वो मशीन को ऐसे फीड किया गया है कि जब डॉक्टर कोई एक कमांड देते हैं कि तुम इस तरह से कैंची चलाओ या इस तरह से इंजेक्शन लगाना है, ये करना है, तो वो कमांड के हिसाब से ही चलता है। उस तरह से तो डेटा फीड किया गया है। तो दैट इज नथिंग बट, जैसे आपने स्कूल के बारे में बात किया, हॉस्पिटल के बारे में बात किया, या जैसे जनरली मैंने CCTV का एग्जांपल दिया तो वहां पे किया, तो अलग अलग तरीके से जो कमांड हम फीड करते हैं, जो डेटा हम उन्हें देते हैं, उसी हिसाब से वो चलता है। इसी को AI पावर्ड बोलते हैं। बहुत खूब, समझ गए। सलमा मैम टीचर्स पर फोकस करते हैं, इन्हें वाकई AI समझने के लिए कौन सी सिस्टमिक ट्रेनिंग की जरूरत होगी? सबिहा, जैसे ये बात मैं कहना चाहूंगी कि टीचर्स जो हैं सबसे पहले हमारे लीडर्स हैं जो बच्चों को इस न्यू फील्ड, जो नई तालीम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उसके बारे में सिखाएंगे। तो सबसे पहले ये बहुत जरूरी है कि टीचर्स अपने आप को खुद इस काबिल बनाएं कि वो इस फील्ड ऑफ स्टडी को अच्छी तरह से जान लें। जैसे कि समझ लीजिए
एआई की है, मशीन लर्निंग है, फिर जनरेटिव एआई है। ये मेथड्स में इनको बहुत जरूरी है कि ट्रेनिंग दी जाए। इसके बाद जो है डाटा साइंस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो टीचर्स सीख सकते हैं, जैसे कि पाइथन है, जावा है, फिर जूलिया है, स्केला है, फिर स्विफ्ट है। बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जो सीख लें तो इससे बहुत फायदा होगा। न सिर्फ उनकी अपनी लर्निंग, उनकी अपनी जाती लर्निंग में इजाफा होगा, बल्कि वो खुद भी अच्छी तरह से बच्चों को समझा सकेंगे, सिखा सकेंगे। शायद मसनवी जहानत के पास अभी सब जवाबात न हो, मगर इंसानों के पास भी हर मसले का हल कहाँ है। इसीलिए ऐसी गुफ्तगू अहम है। हमने सुना कि मसनवी जहानत डेटा तो तज्जिया कर सकता है, मगर दिल, अखलाकियात या अच्छे तदरीस की जगह नहीं ले सकता। ये अब भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर मुस्तकबिल इंसान और मसनवी जहानत के साथ है तो आज हमने साबित कर दिया कि ये ताउन पहले से ही काम कर रहा है। यूसुफ की नॉलेज और सलमा मैम के बुनियादी तज्जिए की मैं शुक्रगुजार हूँ। बात पक्की है कि मसनवी जहानत एक आला है, उस्ताद नहीं, और मुस्तकबिल इंसान और मशीन का संगम। एआई होशियार है, मगर कहानी अब भी इंसान ही लिखता है। मुस्तकबिल ताउन का है, कब्जे का नहीं। टेक्नोलॉजी तेजी से बदलती है, मगर अक़दार हमें इंसान बनाए रखते हैं। एआई जबरदस्त सही, मगर मेन कैरेक्टर इंसान ही है। मुस्तकबिल में रोबोट और हम मुकाबिल नहीं, बल्कि हम साथ साथ हैं। दोस्तों, मसनवी जहानत से मदद लो, मगर अपना जायका बनाए रखो। मैं हमारी मेहमान सलमा बेगम साहबा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस प्रोग्राम में हिस्सा लेकर बसीरत अफरोज गुफ्तगू से हमें नवाजा। शुक्रिया सबिहा। और साथ ही हमारे एक और मेहमान यूसुफ का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि अपनी बेशबहा नॉलेज से हमें और हमारे सामईन को सरफराज किया। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सबिहा, एंड ऑल इंडिया रेडियो का भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हमें आज का प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। कहकशां सुन रहे थे। कहकशां में शामिल होना न भूलिएगा। खुदा हाफिज।